हेलो बच्चे लोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, कैसे बना होता है और उसको याद करने की ट्रिक बताने के बाद आज हम देखेंगे उसका अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हुए हम ये आज देखेंगे कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में कौन सा आयन अपचयित होगा और ऑक्सीकृत होगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट। देखेंगे बहुत ही मज़ेदार लगेगा। सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य को हम तीनों फैक्टर्स के लिए अप्लाई करके देखेंगे। यदि हम उसका माध्यम बदल देते हैं, गलित अवस्था में एक बार देखेंगे, एक बार जलीय विलयन बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिलता है, एनोड पर क्या मिलता है, कैथोड पर क्या मिलता है। दूसरा बार हम लोग देखेंगे यदि हम इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य को बदल देते हैं और इलेक्ट्रोड वही रखते हैं, तो हमको एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट क्या मिलता है। और तीसरा जो सबसे मज़ेदार रहेगा वो होगा यदि हम इलेक्ट्रोड को बदल देते हैं और वही सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य लेते हैं, तो एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट में क्या फर्क आता है। कहने का मतलब विद्युत अपघटन की क्रिया को प्रभावित करने वाले 3 कारक आपको बताए गए हैं। पहला, विद्युत अपघट्य पदार्थ बदलने से बदल जाता है। तो हम यहाँ एक बार हम सोडियम सल्फेट लेंगे और एक बार हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ बदलने से प्रोडक्ट में क्या अंतर आता है ये आपको दिख जाएगा। दूसरा, हम माध्यम बदलने से भी बदल जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को गलित माध्यम में लेंगे, उसके बाद उसको जलीय विलयन में लेंगे, तो देखेंगे प्रोडक्ट क्या मिलते हैं। और तीसरा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड को बदल देने से भी प्रोडक्ट बदल जाता है। वही सोडियम क्लोराइड रहेगा, वही जलीय विलयन रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोड बदल देंगे तो प्रोडक्ट में क्या अंतर आएगा। तो आज का हमारा जो पूरा वीडियो रहेगा वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम समझेंगे। विद्युत अपघटनी सेल का जो पहला एस्पेक्ट है गुणात्मक विश्लेषण, अर्थात किसी एनोड और किसी कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा उत्पाद बनेगा, उसको हम कहते हैं गुणात्मक विश्लेषण। और सेल अभिक्रिया हो जाने के बाद उस विद्युत अपघट्य विलयन की पीएच में क्या फर्क आता है, वो अम्लीय हो जाता है कि क्षारीय हो जाता है, इसको हम समझेंगे, जानेंगे। इसी सबको मिलाकर कहा जाता है गुणात्मक विश्लेषण। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बहुत ही रोचक है, बहुत ही मज़ेदार है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य को 2 माध्यम में लेकर के एक साथ बता दिया हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पर लिए देखिए सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था में मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया गया है, मतलब सोडियम क्लोराइड शुद्ध मात्रा में लिए और उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है। उच्च तापमान पर इसको पिघला दिया गया है। पूरा पिघला देने से उसके सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो गए। उसी पिघली हुई सोडियम क्लोराइड को यहाँ लिया गया है, उसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिए हैं, प्लेटिनम जो कि अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, और उसमें बैटरी कनेक्ट करके दोनों इलेक्ट्रोड को एक्टिव कर दिया गया है। जो धन सिरा से जुड़ा हुआ है वो हमारे यहाँ पर एनोड कहलाएगा, और ऋण सिरा से जो जुड़ गया है वो हमारा कैथोड कहलाएगा। आपको बताया गया APO ट्रिक, एनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। तो ये जो पॉजिटिव है वो एनोड का कार्य करेगा और नेगेटिव प्लेट जो है, जो इलेक्ट्रोड है, वो कैथोड का कार्य करेगा। और आपको बताया गया कि हमेशा एनोड वाली रिएक्शन को पहले लिखे जाना चाहिए। हमेशा याद रख लो, चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, एनोड पर होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमेशा पहले लिखी जानी चाहिए। और ऐसा क्यों, इसी वीडियो में बताएंगे। जब हम इलेक्ट्रोड को बदल देंगे तब देखेंगे कि एनोड के रिएक्शन को पहले नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, और एक्चुअल में वहाँ पर आपको प्रोडक्ट गलत मिलेगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा।
तो एनोड रिएक्शन हमेशा पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है। एनोड आपको एक दूसरा ट्रिक बताया गया है, AACC, एन आयन माइग्रेट्स टूवर्ड एनोड, अर्थात एन आयन एनोड की ओर दौड़ते हैं। एन आयन मतलब ऋण आयन, ऋण आयन एनोड की ओर जाएंगे, उनका ऋणावेश को उसको खत्म करना है। कोई भी आयन हमेशा प्रयास करता है कि उसका आयन खत्म हो जाए, चाहे धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो। एक प्रकार का सिर का बोझा है। तो जितने भी यहाँ पे ऋण आयनिक आयन है, क्लोराइड आयन, जो इस विलयन में सिर्फ क्लोराइड आयन है ऋण आयन के रूप में, तो वो हमेशा दौड़ते हुए जाएंगे, किसकी ओर जाएंगे, ऋण आयन धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। ठीक है, ऋण आयन धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर एनोड कहला रहा है। तो ये सारे के सारे क्लोराइड आयन जो हैं इसकी ओर भागे चले जाएंगे और अपने सिर का बोझा उतार देंगे, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है। सारे के सारे क्लोराइड आयन इस तरफ जाएंगे, और चूंकि यहाँ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और उदासीन अणु में बदल जाएंगे क्लोरीन गैस। इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन खो करके क्लोरीन गैस बनेंगे। यहाँ क्लोरीन गैस के बुलबुले हमको निकलते हुए दिखाई देंगे। ये है हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण होता है। दूसरा, जितने भी यहाँ केटायन है अर्थात धनात्मक आयन वाले सोडियम आयन कैथोड की ओर भागेंगे। CC, केटायन माइग्रेट्स टूवर्ड कैथोड। सारे केटायन कैथोड की ओर जाते हैं। केटायन में धन आयन और कैथोड माने, तो अपना धन आयन को खत्म करने के लिए, अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए, खत्म करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए, ये जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस ओर भागेंगे। ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का खजाना है, ऋण सिरा से जुड़ा हुआ होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो ये सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इसकी ओर दौड़ेंगे। सारे के सारे सोडियम आयन कैथोड की ओर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और सोडियम धातु में बदल रहे हैं, सॉलिड में। और सोडियम जितने भी आयन इस विलयन में सब के सब धातु बन करके यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड में चिपक जा रहे हैं। यहाँ पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, चिपक रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अपचयन हो रहा है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड पर अपचयन हो रहा है, और इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों रिएक्शन को, तो इस तरह से हमको मिलता है सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। दोनों आयन की क्रिया से हमको सोडियम का धातु और क्लोरीन गैस मिलता है। कैथोड पर सोडियम धातु के चिपके हुए सोडियम धातु मिलेंगे और एनोड पर क्लोरीन की गैस के बुलबुले हमको दिखाई देंगे। इस तरह से इस रिएक्शन को लिखते हैं। तो फाइनल जो अभिक्रिया लिखा जाता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में वही होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, सोडियम पर मेटल और क्लोरीन गैस हमको मिल रहा है। सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, एक लाइन में जो सेल का लिखने की परिपाटी है इस तरह से होगा। एनोड प्लेटिनम धातु है, एनोड प्रोडक्ट हमारा क्लोरीन गैस है, एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रहा है। यहाँ लिख देंगे गलित सोडियम क्लोराइड, और गलित अवस्था में सांद्रता नहीं लिखा जाता, ज़रूरत नहीं होती है। टेम्परेचर लिख देंगे, जो भी टेम्परेचर होगा, कोई एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ न कुछ टेम्परेचर इसमें जो गलाए हैं तो हाई टेम्परेचर होगा, लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे कैथोड प्रोडक्ट सोडियम मेटल, और कैथोड है यहाँ पर प्लेटिनम। तो इस तरह से हमारा गलित सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो एनोड पर हमको क्लोरीन गैस, कैथोड पर हमको सोडियम धातु मिलता है। यही सोडियम क्लोराइड अगर हम पानी में घोल देते हैं, छोटा सा गिलास लिए, पानी डाल दिए, उसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल दिए, घोल दिए, जिसको हम लोग पीते हैं गरारे करने के लिए, कफ वफ जम जाता है हटाने के लिए नमक का पानी बनाते हैं, नमक पानी गरारे करते हैं, वही है सोडियम क्लोराइड का जली विलयन। उसमें ये रिएक्शन नहीं होगा, वो खाली हम नमकीन लगेगा। अब उसमें दो इलेक्ट्रोड डुबोएंगे
प्लेटिनम के ही, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद बैटरी से इसको जोड़ करके दोनों इलेक्ट्रोड को एक्टिव करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब जाकर के यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होने वाला है। भाई विद्युत अपघटनशील यही है ना, बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करो, रासायनिक अभिक्रिया देखो। यहाँ पर धारा प्रवाहित के बैटरी के माध्यम से, यहाँ पर हमने खेल देखा, रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ, यहाँ पर क्लोरीन के बुलबुले निकले, इधर सोडियम चिपका हुआ मिला। वही खेल यहाँ हम देखेंगे। अब माध्यम बदल गया, हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत अपघटनशील में माध्यम बदल जाने से एनोड और कैथोड प्रोडक्ट बदल जाते हैं। यहाँ पर गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड लिए हैं, यहाँ पर जलीय विलयन ले रहे हैं। अब देखिए जलीय विलयन में क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकृत होने के लिए अब यहाँ पर दो आयन है, सोडियम क्लोराइड से मिला हुआ क्लोराइड आयन है, पानी का भी OH हाइड्रोक्सिल आयन भी इसमें पानी में घुला हुआ है, पानी भी आयनित हो जाता है, H+ आयन और OH- आयन। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने के लिए दो आयनों में कंपटीशन होगा। क्लोराइड आयन भी बोल रहा है कि मैं भी जाएगा, अपना बोझा हटाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल रहा है नहीं मैं जाएगा, अपना बोझा हटाएगा, बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ऋण आयन हमसे संभला नहीं जा रहा है। तो क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल आयन में कंपटीशन होने से पहले से ये डिसाइड हो चुका है, पहले से बताया जा चुका है कि दोनों में कौन ऑक्सीडाइज होगा। अब इसका उपयोग होता है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग। यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, वैसे तो आपको ट्रिक बता दिया गया है, उस ट्रिक में से एक शॉर्ट ट्रिक और निकाल दिया हूँ मैं। बोर्ड लेवल में आपका जो 12वीं बोर्ड के एग्जाम होता है उसमें एक इस शॉर्ट ट्रिक से भी आपका काम बन जाएगा। भी इसको छोटा ट्रिक और समझ लीजिए, लीना मैम जी हैं क्यों आजकल वो नहीं समझती, लीना मैम जी हैं क्यों आजकल वो नहीं समझती, ये शॉर्ट ट्रिक है, उस ट्रिक का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें भी हमारा बोर्ड लेवल तक का काम हो जाता है। तो इससे हम जान लेंगे कि कौन इसमें ऑक्सीकृत हो पाएगा। दोनों में कंपटीशन लगा है तो पहले से डिसाइड हो चुका है। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की खासियत क्या है, नीचे से ऊपर चलेंगे तो ऑक्सीडाइज होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाने पर जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो हमको ऊपर में मिलेगा वो पहले ऑक्सीकृत होगा, वो बाजी मार जाएगा, अपना सिर का टेंशन बोझा हटा जाएगा। इन दोनों में देख लेते हैं कौन ऊपर में है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन है, यहाँ पर क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन ऊपर में है। यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप में लिखा है, चूंकि मानक अपचयन विभव में सीरीज बना रहता है, लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि कौन ऊपर है। तो क्लोराइड आयन ऊपर होने की वजह से यह ऑक्सीकृत होने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है, इसलिए क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होगा। क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्लोरीन परमाणु में क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन देखेगा, ताली बजाएगा, मुबारकबाद देगा, चलो आप जीत गए। इसी तरह कैथोड पर अभी अपचयित होने के लिए दो कैटायन दौड़ेंगे, सोडियम धन आयन और हाइड्रोजन का धन आयन। पानी से प्राप्त हाइड्रोजन आयन और सोडियम क्लोराइड से प्राप्त सोडियम आयन, इन दोनों में फिर कंपटीशन लगेगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या कहता है, ऊपर से नीचे चलने पर मानक अपचयन विभव मान बढ़ता है, अर्थात ऊपर से नीचे आने पर अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अपचयन अभिक्रिया के लिए कौन अपचयित होगा उसके लिए हमको ऊपर से नीचे देखना है। जो जितना नीचे आएगा वह उतना ज़्यादा प्रवृत्ति रखता है, वही अपचयित होगा। जो नीचे में रहेगा वो अपचयित होगा, नीचे जाते जाने से अपचयन होने की प्रवृत्ति बढ़ रहा है। तो अब हमको इसमें देखना है कि कौन नीचे में है, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन। ये देखिए सोडियम आयन और ये देखिए हमारा हाइड्रोजन आयन। तो इससे ज़्यादा अपचयन की प्रवृत्ति हाइड्रोजन आयन की है, इसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बाजी मार जाएगा और अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण हुआ, क्लोरीन गैस बना। यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन अपचयन
की क्रिया को कर पाया और हाइड्रोजन गैस में बदल गया। दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं। ये है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये है हमारा अपचयन अभिक्रिया। दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, H+ आयन प्लस Cl- आयन, हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। अब सिर्फ इतने को यदि हम देखते हैं, सिर्फ इतने को, तो ये अभी आपका फाइनल रिएक्शन नहीं है। यहाँ इतने लिख करके छोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, H+ आयन Cl- दोनों से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि टेक्निकली गलत है। हम यहाँ HCl का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर रहे। जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है वही रिएक्टेंट साइड में दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाए हैं और सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस समझ रहे हैं। तो हमको रिएक्टेंट साइड में या तो सोडियम क्लोराइड दिखना चाहिए, या पानी दिखना चाहिए, या दोनों दिखना चाहिए। तो इसमें हमको HCl दिख रहा है, जिससे हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस निकलता हुआ दिख रहा है। ये टेक्निकली गलत है, तो इसको सुधारा जाएगा कैसे। इस विलयन में अब देखिए, क्लोराइड का ऑक्सीकरण होकर क्लोरीन गैस बन गया, हाइड्रोजन आयन का अपचयन होकर के ये हाइड्रोजन गैस बन गया। अब सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर बचे हुए हैं, तो वही दोनों सोडियम आयन को हम इस तरफ सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ देते हैं, इधर भी सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ देते हैं। दोनों तरफ सोडियम जोड़ देंगे, दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ देंगे, तो इधर हमको Na+ और OH- दिखेगा। इधर दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। या इसको ऐसा आप समझ लीजिए, इसमें जो बचे हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों मिल करके हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन दे रहे हैं, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय विलयन। तो अब इसको दोनों तरफ सोडियम आयन, दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ देते हैं। अब इधर देखिए, यह सोडियम इस क्लोरीन से क्रिया करेगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। यह हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया करेगा और पानी बना देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको वही मिल गया जो एक्चुअल में होना चाहिए। भाई पानी में हम सोडियम क्लोराइड को घोलेंगे, पानी में सोडियम क्लोराइड घोल के उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमको रिएक्टेंट में पानी और सोडियम क्लोराइड मिलना चाहिए। अब मिल गया, पानी और सोडियम क्लोराइड दोनों की अभिक्रिया से हमको हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिल रहा है, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता हुआ दिख रहा है और बन रहा है। जो विलयन है क्षारीय हो जाता है, विलयन क्षारीय हो जाता है। इसका pH मान 7 से अधिक हो जाता है। इसको यदि टेस्ट करेंगे तो कड़वा लगेगा, क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा स्वाद होता है, और इसको टेस्ट करेंगे तो नमकीन लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा जलीय विलयन प्रोडक्ट में क्या फर्क आया। यहाँ पर देखिए एनोड प्रोडक्ट क्लोरीन गैस है, यहाँ पर भी एनोड प्रोडक्ट क्लोरीन गैस है। एनोड प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आया, कैथोड प्रोडक्ट में बदल गया। यहाँ पर कैथोड में हमको सोडियम धातु मिल रहा है, जब यहाँ पर कैथोड में हमको हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। और ये है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, इस तरह से लिख देंगे जलीय विलयन। ये देखिए, इसको लिखने का तरीका, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम इस तरह से 2 आयन के साथ में क्लोरीन अणु का बनता हुआ लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खोता हुआ, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेंगे, इसकी संख्या 2 कर देंगे, 2 सोडियम आयन, वो संतुलित करते हुए उसमें लिखा जा रहा है। एक्चुअल में इस तरह से होता है। या तो परमाणु अवस्था में ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंगल क्लोराइड आयन एक सिंगल क्लोरीन परमाणु में बदला है, एक इलेक्ट्रॉन खोया है। सिंगल हाइड्रोजन आयन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के सिंगल हाइड्रोजन परमाणु बदल रहा है, 1/2 H2 माने एक हाइड्रोजन परमाणु। तो हम एक परमाणु के रूप में लिख सकते हैं और उसका जो स्थायी अणु के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो 2 को गुणा करना पड़ेगा। तो ये दोनों हो गया, देखिए वही विद्युत अपघट्य सोडियम क्लोराइड दोनों बार यूज किए, वही इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का धातु का दोनों बार यूज किए। क्या बदले, हम माध्यम बदल दिए। यहाँ पर गलित सोडियम क्लोराइड लिया गया, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड शुद्ध रूप से, और यहाँ पर पानी में घोल करके
सोडियम क्लोराइड को लिया गया, तो माध्यम बदल दिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का माध्यम बदल दिए, तो एनोड कैथोड प्रोडक्ट में परिवर्तन आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा फर्क, यदि हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को ही रखते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को बदल देते हैं, विद्युत अवघट्य को अब हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट, तो हमें एनोड और कैथोड पर क्या मिलेगा, इससे ज़्यादा रोचक है। और उससे ज़्यादा रोचक आपको देखने को मिलेगा यदि हम सोडियम क्लोराइड की इसी जली विलयन में यदि हम इसको प्लेटिनम के बदले में कोई एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, काम कम करना पड़ेगा, आसान लगेगा। यहाँ पर हम दोनों पे क्या करते हैं, वही जली विलयन रहेगा नमक का, और दोनों प्लेटिनम की जगह हम ले लेते हैं सिल्वर का इलेक्ट्रोड। अब हम क्या करते हैं, वही सोडियम क्लोराइड का जली विलयन है, इलेक्ट्रोड को बदल ले, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बदले एक्टिव मेटल सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिए। अब देखिए एनोड पर क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है। क्लोराइड आयन जाना चाहते हैं एनोड पर ऑक्सीकृत होने के लिए, हाइड्रॉक्सिल आयन भी जाना चाहते हैं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके एनोड पर ऑक्सीकृत होने के लिए, दोनों दौड़े चले जा रहे हैं। यहाँ पर एनोड कौन है, सिल्वर। सिल्वर देख रहा है कि उधर से क्लोराइड आयन दौड़ते आ रहा है ऑक्सीकृत होने के लिए, इधर हाइड्रॉक्सिल आयन आ रहा है दौड़ते हुए। आते ही वो बोलते हैं इलेक्ट्रोड से, हम ऑक्सीकृत होंगे, हम ऑक्सीकृत होंगे, हम ऑक्सीकृत होंगे, दोनों चिल्लाने लगते हैं। सिल्वर बोलता है चलो भागो, विद्युत रासायनिक श्रेणी जरा देख करके आओ, तुम लोगों का पोजीशन कहाँ है। नीचे से ऊपर देखो, नीचे से ऊपर जाएंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन सबसे नीचे, दूर हट जाओ, क्लोराइड आयन उसके ऊपर में है, बोलेगा क्लोराइड मैं जाऊंगा। सिल्वर क्या बोलता है, अरे भाई तुमसे ऊपर मैं हूं ना, तो यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल आयन ऑक्सीकृत होता है ना क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होता है। इस इलेक्ट्रोड रूपी जो सिल्वर धातु यहाँ पर है, वह धातु ऑक्सीकृत होने लगता है। यहाँ पर ये दोनों का ऑक्सीकरण नहीं होता है, कौन ऑक्सीकृत होता है, सिल्वर का मेटल। देखिए इंटरेस्टिंग सब, ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी की खासियत। ना तो हाइड्रॉक्सिल आयन ऑक्सीकृत हो रहा है ना क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होगा, यहाँ पर सिल्वर धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। सिल्वर मेटल जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड के रूप में लिया गया है, वह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और स्वयं सिल्वर आयन के रूप में इस विद्युत अवघट्य विलयन में जा रहा है। बोल रहा है तुम दोनों मजे से तैर रहे हो, मैं भी तैरने के लिए आता हूँ, साथ में मस्ती करेंगे, मस्त तैरेंगे। तो यहाँ सिल्वर का जो मेटल का रॉड है, यह घुल घुल करके इस विलयन में आ रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, सिल्वर आयन में बदल रहा है। धीरे धीरे यह सिल्वर का इलेक्ट्रोड जितना नीचे डूबा हुआ है, वो घुल घुल करके खत्म हो जाएगा। और अभी ट्विस्ट बचा है, मजा भी बचा है। अपचयन में भी क्या होने वाला है देखिए। अब अपचयन होने के लिए कौन कौन दौड़ लगा है, पहले से उपस्थित सोडियम आयन तैयार है, मैं अपचयित होऊंगा। हाइड्रोजन आयन भी तैयार है, मैं अपचयित होऊंगा। लेकिन परंतु किंतु अब एनोड रिएक्शन होने पर यहाँ सिल्वर आयन भी उस विलयन में आ गया। अब दो में कंपटीशन नहीं रहा, तीसरा कॉम्पिटिटर भी यहाँ पर आ गया है, सिल्वर का आयन। तो अब इन तीनों के कंपटीशन में कौन बाजी मारेगा। तो अब अपचयन होने के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी को ऊपर से नीचे देखिए, जो जितना नीचे मिलेगा उसका मानक अपचयन विभव उच्च है, वह अपचयित होगा। इन तीनों टेंडेंसी है अपचयित होने की, तीनों चाहते हैं अपचयित हो जाए। और कौन अपचयित होगा वही हमको बताता है सीरीज।
तो जो नीचे आता जाता है उसका अपचयन टेंडेंसी अधिक है, वही बाजी मारेगा। हाइड्रोजन आयन यहाँ है, सोडियम आयन यहाँ है। सबसे कम टेंडेंसी सोडियम आयन की है, उससे ज़्यादा टेंडेंसी हाइड्रोजन आयन की है, और उससे ज़्यादा टेंडेंसी सिल्वर आयन की है। तो यहाँ पर जो यहाँ से घुल घुल करके विलयन में आ रहा है वही सिल्वर दौड़ते हुए बाजी मार जाएगा। इधर सिल्वर के उसके दूसरे कैथोड प्लेट पर जाकर के चिपकने लगेगा। देखिए, सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सिल्वर मेटल में, सिल्वर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, और इसके चारों तरफ यहाँ सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन से ताली बजा रहे हैं। सारा खेल दोनों इलेक्ट्रोड ही खेल रहे हैं। इधर से एनोड में से सिल्वर घुल घुल करके विलयन में जा रहा है, और वही सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरे वाले कैथोड प्लेट पर जाकर के चिपक रहा है। कुछ देर बाद यह वाला इलेक्ट्रोड घुल कर खत्म हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रोड मोटा हो जाएगा। निकाल के देखेंगे तो ये गायब, ये वाला मोटा हो गया, वजनदार। तो यह प्रक्रिया शुद्धिकरण में किया जाता है। एक्चुअल में इसका यूज क्या है? सिल्वर चांदी की शुद्धिकरण होता है। जब कहीं से हम अयस्क के रूप में इसको प्राप्त करते हैं तो उसको शुद्धिकरण करते करते लास्ट में विद्युत अपघटन की क्रिया से जो अशुद्ध चांदी है इस तरफ अशुद्ध चांदी को बना के डाल दो, इलेक्ट्रोड के रूप में डुबा दो, और इधर पतला सा शुद्ध चांदी के इलेक्ट्रोड बना दो, बैटरी से जोड़ दो। तो जितना अशुद्ध चांदी है वो घुल घुल करके इसमें आएगा, तो जितनी अशुद्धि होगी वो इस विलयन में नीचे में बैठ जाएगा, और यहाँ से शुद्ध और सब चांदी जा जाकर इसमें चिपकने लगेगा। ये शुद्धिकरण, धातु के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। बहुत से धातुओं को ऐसे ही शुद्धिकरण किया जाता है। कॉपर का भी ऐसे ही करते हैं, चांदी का भी अधिकांश पे करते हैं। तो यहाँ पर सब जो है सारे शुद्ध चांदी इसमें जाकर के चिपकने लगेंगे, जितनी अशुद्धियाँ होंगी नीचे बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ना तो सोडियम आयन का अपचयन हुआ, ना हाइड्रोजन आयन का अपचयन हुआ, सिल्वर का अपचयन होने लगा। और इस तरह से हमको कंप्लीट रिएक्शन क्या मिलता है? देखिए, सिल्वर सॉलिड, ये तो कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा इसके साथ, ये कट जाएगा इसके साथ, क्या बचा? ये और ये बचा। सिल्वर सॉलिड जो कि एनोड पर है वही कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सिल्वर सॉलिड में, जो कहाँ चिपक रहा है? कैथोड पर। इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन। इधर एनोड पर सिल्वर का ऑक्सीकरण हो रहा है, एनोड पर रखा हुआ सिल्वर ऑक्सीकृत हो रहा है, और वही सिल्वर आयन फिर अपचयित होकर के कैथोड पर जाकर के चिपक रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और यहाँ जो खास बात आपको ध्यान देना है, एनोड रिएक्शन को हमेशा पहले लिखा जाना चाहिए। क्यों? अगर आप एनोड रिएक्शन को पहले नहीं लिखते तो आपको पता ही नहीं चलता कि विलयन में सिल्वर आयन भी घुल के आ रहे हैं, और अपचयन होने के लिए यह भी कंपटीशन में भाग लेंगे। विलयन में सिल्वर आयन की उपस्थिति का आपको पता नहीं चलता तो हाइड्रोजन और सोडियम में प्राथमिकता के आधार पर आप हाइड्रोजन आयन का अपचयन करा देते और आपको कैथोड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस मिलता, जो कि पूरी तरह से गलत होता। एनोड रिएक्शन को पहले लिखे तो हमको पता चला कि अपचयन के रेस में सिल्वर भी भाग ले रहा है, और एक्चुअली फाइनली सिल्वर आयन ही विजेता बनता है। और आप जो विजयी कैंडिडेट को छोड़ करके किसी दूसरे को अपचयित करा करके आप अपना आंसर गलत कर लेते हैं। तो अपचयन के लिए अब इन तीनों में से फिर सिल्वर आयन अपचयित होता है और सिल्वर धातु हमको मिलता है। तो इसीलिए चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, हमेशा एनोड में होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहले लिखा जाना चाहिए। तो ये बात आप हमेशा और हमेशा के लिए याद रखिए कि एनोड में होने वाले ऑक्सीकरण रिएक्शन को हमेशा पहले लिखिए, उसके बाद फिर कैथोड में होने वाले अपचयन रिएक्शन को लिखिए।
आपका आंसर हमेशा सही आएगा, आपका सेल हमेशा सही बनेगा, सेल प्रोडक्ट हमेशा सही आएगा। सिंगल लाइन में इसको कैसे लिखेंगे? सिल्वर का एनोड लिया गया है, सिल्वर सॉलिड का, और इसका एनोड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तो सिल्वर आयन, सिल्वर आयन बन रहा है एनोड प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जलीय NaCl लिया गया था, जो कि सिर्फ दर्शक की भूमिका में रहा। कंसंट्रेशन जो भी रहेगा, नमक का जो भी सांद्रता होगा उसको लिख देंगे वहाँ पर हम अपनी कुछ न कुछ कंसंट्रेशन होगा, जो भी उसका सांद्रता होगा विलयन उसको लिख देंगे, और जो भी टेम्परेचर हम वहाँ यूज करेंगे। उसके बाद कैथोड प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? सिल्वर का सॉलिड, सिल्वर मेटल, और कैथोड क्या है? तो ये भी है सिल्वर का। ये है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड बदल दिए तो पूरी तरह से एनोड प्रोडक्ट बदल गया, एनोड रिएक्शन बदल गया, कैथोड रिएक्शन बदल गया, कैथोड प्रोडक्ट बदल गया, ऑक्सीकरण अपचयन पूरी तरह से बदल गया। पहले वही सोडियम क्लोराइड का जली विलयन हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर लिए थे, तो हमको क्या मिला था? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिला था प्रोडक्ट के रूप में। अब देखो सिल्वर आयन और सिल्वर सॉलिड मिल रहा है। तो ये है इलेक्ट्रोड बदल देने से रिएक्शन। तीसरा और मज़ेदार एक चेंज करते हैं। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में हम इलेक्ट्रोलाइट को बदल देते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ को बदलते हैं। अभी तक हम सिर्फ विद्युत अपघट्य को कॉमन रखे थे, सभी में सोडियम क्लोराइड लिए। सबसे पहले गलित सोडियम क्लोराइड लिए, उसका जली विलयन में सोडियम क्लोराइड लिए, तीसरी बार जली विलयन के सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में इलेक्ट्रोड को बदले। अब इलेक्ट्रोड प्लेटिनम रखते हैं और सोडियम सल्फेट लेते हैं, विद्युत अपघट्य को बदलते हैं, उसका जली विलयन बनाते हैं। सोडियम सल्फेट को जल में घोल करके उसका जली विलयन बनाते हैं और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग दिखने को मिलता है। अब देखिए यह है सोडियम सल्फेट का जली विलयन। सोडियम सल्फेट का जली विलयन जब हम बनाते हैं तो इसमें हमको कौन कौन सा आयन मिलेंगे? सोडियम के धन आयन और पानी के हाइड्रोजन आयन, और सल्फेट का ऋण आयन मिलेगा और पानी का हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होने के लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए कौन कौन एन आयन्स हैं? तो सल्फेट एन आयन है और हाइड्रोक्सिल एन आयन है। इन दोनों में कंपटीशन होगा, दोनों दौड़ेंगे ऑक्सीकृत होने के लिए। फिर सामने उनको बोला जाएगा ठहरो, किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, किसकी इच्छा ज़्यादा है, वो लिस्ट देख करके आओ। विद्युत रासायनिक श्रेणी को नीचे से ऊपर देखना है, जितना जिसका पोजीशन ऊपर है वह ज़्यादा ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखता है। तो सबसे नीचे में है सल्फेट, इसके ऊपर में है हाइड्रोक्सिल आयन। बोलता है हाइड्रोक्सिल आयन मैं ऑक्सीकृत होगा। चलो या जाओ बोलेंगे इसको हाइड्रोक्सिल आयन। अब तो हाइड्रोक्सिल आयन का जो ऑक्सीकृत होने की जो रिएक्शन है उसको याद रखो, इस तरह से इसको लिखा जाता है। दो हाइड्रोक्सिल आयन एक साथ आते हैं, ये है हाइड्रोक्सिल आयन के ऑक्सीकृत होने का तरीका या रिएक्शन, ऑक्सीकरण रिएक्शन। दो हाइड्रोक्सिल आयन एक साथ लिए जाते हैं, एक H2O बनता है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब कैथोड पर कौन अपचयित होगा? कैथोड पर अपचयित होने के लिए कॉम्बिनेशन किसके बीच में है? हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन। अब दोनों के दोनों कैथोड की ओर दौड़ते हैं। कैथोड पर कौन पहुंचेगा पहले? जिसकी इच्छा ज़्यादा है, प्रवृत्ति ज़्यादा है, अपचयन होने गुण जिसमें ज़्यादा है। तो उसके लिए हम देखेंगे ऊपर से नीचे,
जो नीचे में आएगा उसका अपचयन प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन और सोडियम का पोजीशन देखिए, ये है सोडियम, ये है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसमें बाजी मारता है और यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन उदासीन परमाणु में बदलता है। अब यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन को संतुलित करने के लिए बता दे रहा हूँ मैं, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है, भाई इलेक्ट्रॉनों जितना अभिक्रिया से पहले निकलेगा, अभिक्रिया खत्म होता है, वो इलेक्ट्रॉन का यूज होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उतना इलेक्ट्रॉन उसमें अपचयन अभिक्रिया में यूज होना चाहिए। तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, पूरे रिएक्शन को 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह यह अपचयन अभिक्रिया संतुलित भी हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संरक्षण भी हो रहा है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, रिडॉक्स। यहाँ पर हमको मिल रहा है 2H प्लस आयन, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2OH माइनस आयन क्या मिल रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए। 2 हाइड्रोजन आयन और 2 हाइड्रॉक्सिल आयन क्या जुड़ करके H2 लिखा जा सकता है? तो हाँ, लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारा H2 इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में सम्मिलित है। तो हम इसको H2 इधर लिख देंगे। अब यहाँ से इसके साथ माइनस हो जाएगा और हमको मिल जाएगा H2O और इधर हमको मिल जाता है H2 हाफ O2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देखने मिला, देखिए बहुत ही मजेदार एक फैक्ट निकल के आ रहा है। सोडियम सल्फेट यहाँ पर सिर्फ दर्शक बन गया है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैटेलिस्ट का काम क्या है। यहाँ सोडियम आयन और सल्फेट आयन उत्प्रेरक का काम किए हैं, स्वयं भाग नहीं है, कहीं पर पार्टिसिपेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसको अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं। यह सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन को बड़े सम्मान के साथ लेके जाता है। चलिए हाइड्रोजन आयन आप अपचयित हो जाइए और हाइड्रोजन गैस दीजिए। सल्फेट आयन ससम्मान हाइड्रॉक्सिल आयन को लेकर के जाता है एनोड के पास और बोलता है कि आप ऑक्सीकृत हो जाइए और हमें ऑक्सीजन गैस दीजिए, हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। तो सोडियम सल्फेट यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होने के लिए हाइड्रॉक्सिल आयन को लेकर के जाता है और ऑक्सीकृत करवा करके हमको ऑक्सीजन गैस देता है। सोडियम आयन कैथोड पर हाइड्रोजन को लेकर के जाता है और उसका अपचयित करा के हाइड्रोजन गैस दिलाता है। इस तरह से हमको एनोड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस मिलता है, कैथोड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसका हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, प्लेटिनम का एनोड, एनोड प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस। इस इलेक्ट्रोलिसिस में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिसिस किसका हुआ है? क्या सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है? नहीं, यहाँ पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है और हमको पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं मैं, शुद्ध पानी का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता किसी भी मेथड से। शुद्ध जल का विद्युत अपघटन करके हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त करना चाहेंगे तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो पानी का विद्युत अपघटन करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यदि हमको प्राप्त करना है तो वहाँ सोडियम सल्फेट मिलाना पड़ेगा। तो शुद्ध जल का हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है। सोडियम सल्फेट मिलाइए, हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था अलग अलग माध्यम में अलग अलग इलेक्ट्रोड के साथ विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिसिस को हम समझे हैं। और भी ढेर सारा एग्जाम्पल आप लीजिए, घर में समझिए, 100% जान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस कैसा क्यों होता है, क्या क्या प्रोडक्ट कब मिलता है। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसका मात्रात्मक विश्लेषण, अर्थात
एनोड पर कितनी मात्रा में एनोड प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पर कितनी मात्रा में कैथोड प्रोडक्ट मिलेगा, जिससे बताता है हमें फैराडे का नियम। अगला लेक्चर, अगला पूरा वीडियो रहेगा फैराडे के दोनों नियम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।